हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक मल्हार के अध्याय नंबर 3 फूल और कांटा की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सत्र से आपकी जो बुक है वो सारी की सारी बुक बदल गई है और नई बुक के अनुसार हमने आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 की संपूर्ण व्याख्या और उनके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। साथ ही साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की क्लासेस भी चल रही है। उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको बाकी सब विषयों की क्लासेस मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम अध्याय नंबर 3 फूल और कांटा की संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे। साथ ही साथ हम कवि परिचय को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक मजेदार कविता फूल और कांटा की शुरुआत करते हैं। देखें यहां पर पद्यांश 1। पहले हम पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दों को समझेंगे और फिर हम उसके व्याख्या को डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर पद्यांश क्या दिया हुआ है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ये पूरा एक पद्यांश है। अब देखो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे मेह। मेह का मतलब क्या होता है? मेह का मतलब यहां पर है बादल या वर्षा से। इससे मतलब है मेह का यहां पर जो मतलब है वो आपका है बादल यानी वर्षा से, बादल अथवा वर्षा से। फिर एक शब्द है ढंग। ढंग का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका या फिर व्यवहार। अब देखो इसकी व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या क्या कह रही है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कवि कहता है कि फूल और कांटा ये एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही साथ क्या करते हैं? एक ही साथ पलते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कवि कहता है कि फूल और कांटा ये दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही साथ पलते भी है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। आगे कवि कह रहा है कि प्रकृति भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती, चांद दोनों को अपनी समान चांदनी देता है। चांद है वो भी रात के समय उन दोनों पर समान चमकता है और दोनों को एक समान चांदनी देता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है वही। आगे कवि कह रहा है कि बादल दोनों पर एक जैसा पानी बरसाते हैं और हवाएं भी दोनों के लिए एक समान बहती, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन इतनी समानता मिलने के बाद भी दोनों का स्वभाव यानी फूल और कांटे का स्वभाव और व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। देखो यहां पर फिर से कवि क्या कह रहा है कि एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों ही जन्म लेते हैं, दोनों एक ही पौधे पर पलते हैं। प्रकृति भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती। रात में चंद्रमा भी अपनी चांदनी, अपनी रोशनी दोनों को ही समान तरीके से देता है। बादल दोनों के ऊपर यानी फूल और कांटों के ऊपर एक जैसा पानी बरसाते हैं। दोनों के लिए हवा भी एक समान बहती है। लेकिन इतनी समानता होने के बाद भी दोनों का स्वभाव, फूल और कांटे का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ठीक, आगे देखो दूसरा पद्यांश। दूसरा पद्यांश है छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वचन। वर वचन का मतलब क्या होता है? सुंदर वस्त्र। क्या होता है? वर वचन का मतलब होता है सुंदर वस्त्र। क्या मतलब होता है? सुंदर वस्त्र। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर।
पर का मतलब क्या होता है? पंख। और कतर का मतलब क्या होता है? कतरना या काटना। भोर का है वेद देता श्याम तन। भोर का मतलब क्या होता है? भोर का मतलब होता है भवरा। और श्याम तन का मतलब होता है काला शरीर। क्या मतलब होता है? काला शरीर। तो यहां पर प्रमुख शब्द क्या थे? वर बसन यानी सुंदर वस्त्र। पर का मतलब पंख। कथर का मतलब काटना। भोर का मतलब भवरा। श्याम तन का मतलब काला शरीर। अब देखो इसका भावार्थ क्या है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। यानी इस पद्यांश में कांटे के स्वभाव को कवि ने बताया है। कवि कह रहा है कि कांटा दूसरों को केवल कष्ट देता है, वह किसी की उंगलियों में चुभ कर उसे लहूलुहान कर देता है, तो किसी के सुंदर कपड़ों को वो फाड़ देता है। कवि आगे क्या कह रहा है? कवि आगे इस पद्यांश 2 के अंदर कांटे के स्वभाव को बता रहा है। कवि कहता है कि कांटा सदैव और सदैव दूसरों को कष्ट देता है, वह किसी की उंगलियों को छेद कर या चुभ कर, किसी की उंगलियों के अंदर चुभ कर उन्हें क्या कर देता है? लहू लुहान कर देता है। तो किसी के सुंदर कपड़ों को वो क्या कर देता है? फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का है वेद देता श्याम तन। आगे कवि कह रहा है कि जब तितलियां प्यार से पौधे के पास आती है तो जो कांटे होते हैं वह उनके कोमल पंखों को काट देते हैं। तो वह यानी जो कांटा है वो उनके कोमल पंखों को काट देता है और फूलों का रस खोजने आए भंवरे के काले शरीर को भी वो क्या कर देता है? घायल कर देता। यहाँ पर कवि है वो कांटे के स्वभाव को बता रहा है कि कांटे केवल और केवल दूसरों को कष्ट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कवि कहता है कि कांटे किसी की उंगलियों में चुभ कर उसे लहलुहान कर देते हैं, तो किसी के कपड़ों को चीर फाड़ देते हैं। जब तितलियां प्यार से पौधे के पास आती है तो ये कांटे तितलियों के उन कोमल पंखों को काट देते हैं। और जब फूलों का रस खोजने भंवरे इनके पास आते हैं तो ये भंवरों के काले शरीर को भी क्या कर देता है? घायल कर देता है। यहाँ पर कांटों के बुरे व्यवहार को दर्शाया गया है। आगे बात करें तीसरा पद्यांश। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा का मतलब क्या होता है? अनोखा या मीठा। निज सुगंधो ओ निराले रंग से। निज का मतलब क्या होता है? अपनी। है सदा देता कली जी की खिला। कली जी की खिला का मतलब है मन को प्रसन्न कर। तो यहां पर प्रमुख शब्द क्या है? अनूठा। अनूठा का मतलब होता है अनोखा या मीठा। निज का मतलब अपनी। सुगंधों का मतलब सुगंध। और कली जी की खिला का मतलब है मन को प्रसन्न कर। तो यहां पर जो कवि है वो किसकी बात कर रहा है? वो फूल के गुणों का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि फूल कांटे के विपरीत बहुत ही दयालु और प्यारा होता है। फूल है वो कांटे की तुलना में कांटे की बिल्कुल उल्टी प्रवृत्ति का बहुत दयालु और प्यारा होता है। वह तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है। कौन? जो फूल है वो तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है और भंवरों को अपना मीठा रस पिलाता है। और भंवरों को अपना मीठा रस है वो फूल पिलाता है। वह अपनी प्यारी खुशबू और सुंदर रंगों से हर किसी के मन को खुशियों से भर देता है। कभी यहां पर किसका बखान कर रहा है? फूल के गुणों का। कि फूल के जो गुण है वो कांटे के बिल्कुल विपरीत है। फूल बहुत दयालु और प्यारा होता है। वह तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है और भंवरों को अपना मीठा रस पिलाता है। वह अपनी प्यारी खुशबू यानी जो फूल है वो अपनी प्यारी खुशबू और सुंदर रंगों से हर किसी के मन को क्या कर देता है? खुशियों से भर देता है। ठीक, आगे बढ़े हम। पद्यांश 4। है खटकता एक सबकी आंख में। खटकना का मतलब क्या होता है? खटकना का मतलब होता है बुरा लगना। दूसरा है सोहता सूर शीस पर। सोहता का मतलब क्या होता है? शोभा पाना। सोहता का मतलब क्या होता है? शोभा पाना। सूर शीस का मतलब होता है देवताओं का सिर। सूर का मतलब देवता, शीस का मतलब सिर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे। कुल का मतलब होता है खानदान या वंश। जो किसी में हो बड़पन की कसर। कसर का मतलब होता है कमी।
तो यहां पर पद्यांश क्या कह रहा है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। अंत में कवि कह रहा है कि अपने व्यवहार के कारण जो कांटा है, अपने व्यवहार के कारण जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, यानी सबको बुरा लगता है। वही दूसरी ओर जो फूल है वो अपने गुणों के कारण देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और हर जगह सम्मान पाता है। कवि क्या कह रहा है कि अपने व्यवहार के कारण जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है ना, यानी सबको कांटे बुरे लगते हैं। वही दूसरी ओर फूल अपने गुणों के कारण देवताओं के सिर पर सजाया जाता है, सिर पर चढ़ाया जाता है और वह हर जगह सम्मान पाता है। आगे कवि कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसे केवल ऊंचे खानदान में जन्म लेने से सम्मान नहीं मिल सकता। कवि कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति भले ही किसी बड़े कुल या वंश में जन्म ले ले, लेकिन उसका व्यवहार यदि सही नहीं है तो वह सम्मान कहीं पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। असली बड़प्पन तो हमारे अच्छे कामों और स्वभाव में होता है, यानी असली जो बड़प्पन है, असली जो स्वभाव है, असली जो आपकी महानता है वो किसमें है? हमारे अच्छे कामों और स्वभाव में होती है। जिस तरह कांटा भले ही फूल के ऊपर जन्म लेता है, लेकिन सॉरी कांटा और फूल भले ही एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों अपनी अलग अलग स्वभाव और विशेषताओं के कारण क्या किए जाते हैं? दोनों का जो जगह है, जो सम्मान है वो अलग अलग है। कांटा सबको खटकता है, सबको बुरा लगता है, वही फूल अपने गुणों के कारण सबको प्यारा लगता है, वह हर जगह सम्मान पाता है। ठीक, बात करें इस कविता के मुख्य संदेश की, तो इस कविता के अंदर समाज में व्यक्ति की पहचान उसके कुल यानी परिवार से नहीं बल्कि उसके कर्मों और मधुर व्यवहार से होती है। कवि है वो इस कविता के माध्यम से ये समझाना चाहता है कि समाज में एक व्यक्ति की पहचान उसके कुल यानी वंश या परिवार से नहीं बल्कि उसके कर्मों और मधुर व्यवहार से होती है। हमें कांटे के जैसा कठोर नहीं बल्कि फूल के जैसा परोपकारी बनना चाहिए, जो सदैव दूसरों के काम आ सके, दूसरों की भलाई कर सके। ठीक, तो ये थी चैप्टर की पूरी व्याख्या। अब बात करते हैं कवि परिचय की। इसकी बात करते हैं, कवि परिचय की हम बात करते हैं। तो इस कविता फूल और कांटे के जो कवि है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद। क्या नाम है? इस कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद, जो आपके आधुनिक हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि है। क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि है, जिनका जन्म 1865 में कहां पर हुआ था? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ यूपी के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई सन 1947 के। बात करें इनके साहित्यिक योगदान की, तो हरिओद जी को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। हरिओद जी को खड़ी बोली का क्या माना जाता है? प्रथम महाकवि माना जाता है। उनकी एक सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसका नाम है प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। यानी इनकी सबसे प्रसिद्ध जो काव्य रचना है वो है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। कवि ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में बिल्कुल सरल और सरस भाषा का प्रयोग किया है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को बिल्कुल समान रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय नंबर 3 फूल और कांटों की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ हमने कवि परिचय को भी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आज की ये पूरी कविता आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।